हाँ बच्चों, डोमिनेंट, रिसेसिव, वाइल्ड और म्यूटेंट सभी अपन ने किए थे, है ना। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे डिसाइड किए थे, सबको बात क्लियर है। क्या देखा जाएगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो डोमिनेंट या रिसेसिव, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा वो, क्या मेंडल ने F1 देखकर डोमिनेंट और रिसेसिव का पता लगा लिया था क्या? क्यों? हाउ मेनी कैरेक्टर वाज सिलेक्टेड बाय द मेंडल? हर एक कैरेक्टर के लिए मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया या नहीं करवाया? और मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के सबकी F1 बनाई। तो F1 में दोनों का एक्सप्रेशन आया, एक का आया। तो जिसका एक्सप्रेशन आया उसे क्या कर दिया, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आया वो, तो क्या मेंडल ने सातों के सातों कैरेक्टर की रिस्पेक्ट में डोमिनेंट और रिसेसिव बताया या नहीं बताया? किसके बेस पे बताया, F1 या F2? F1 प्योर बनेगी, हाइब्रिड बनेगी। तो हाइब्रिड में दोनों का एक्सप्रेशन आएगा, एक का आएगा। दोनों का कौन है? दोनों का या एक का? जिसका एक्सप्रेशन आया डोमिनेंट या रिसेसिव, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आया वो, चलिए जी, एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड करेक्टर। लाइन में चलते जाएंगे। एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द करेक्टर। करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन। हाउ मेनी एलिलिक जीन फॉर ए करेक्टर? अगर दोनों सेम है तो, डिफरेंट है तो, हेट्रोजाइगस में जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा वो, जनरली डोमिनेंट वाइल्ड होता है, म्यूटेंट होता है। और म्यूटेंट, क्या म्यूटेंट हमेशा रिसेसिव होता है? क्या म्यूटेंट नॉर्मल प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट इनकम्प्लीट प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट हो सकता है प्रोटीन ना भी बने? सब डिपेंड करेगा म्यूटेशन कहां और कैसा हुआ है। कहां? और तीन अपन पढ़े थे, साइलेंट, मिससेंस एंड द नॉनसेंस। साइलेंट, मिससेंस एंड द, क्या म्यूटेशन सारे के सारे मिससेंस होते हैं? क्या साइलेंट भी होते हैं? क्या साइलेंट के केस में सेम प्रोटीन बनेगी? क्या मिससेंस के केस में प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी? वही बनेगी, दूसरी बनेगी। और नॉनसेंस के केस में नहीं, ये क्यों नहीं बनेगी? इनकम्प्लीट भी तो बन सकती है ना। मान लो बीच में कोई नॉनसेंस कोडोन आया, किया ना क्वेश्चन अपन ने, नॉनसेंस कोडोन बीच में आया, तो प्रोटीन बनी या नहीं बनी? बट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, मतलब प्रोटीन तो बन गई, वो काम नहीं कर पाई, वो अलग मैटर है। पॉलीपेप्टाइड तो बन गया, नहीं बन गया? पॉलीपेप्टाइड तो, लेकिन काम क्यों इनकम्प्लीट था? क्यों? एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने कि 50th पोजीशन पर गलती से अगर नॉनसेंस कोडोन आ जाए, किया था ना, तो प्रोटीन तो बनेगी लेकिन पूरी तो पूरी नहीं बनेगी, तो वो काम। अब लिखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप, आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर कर लो, आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर। आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। For example, tall, dwarf, genotype, genetic makeup of a character in an organism. 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 For example, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. मतलब फिनोटाइप का मतलब क्या है? आप उसका जेनेटिक मेकअप चेक करेंगे या उसे बाहर से देखेंगे? बाहर से देखने में कैसा दिखेगा वो उसका फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। और उसके लिए उसमें कौन कौन से एलिलिक जीन है वो उसका क्या देखना आसान है, फिनोटाइप या जीनोटाइप? फिनोटाइप के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है? लेकिन क्या जीनोटाइप देखना आसान है? फिनोटाइप देखना, जीनोटाइप देखना आसान। मेंडल पहले क्या देखता था, फिनोटाइप या जीनोटाइप? फिनोटाइप से जीनोटाइप निकालने की कोशिश करता था। मेंडल ने पहले क्या देखा, मतलब प्लांट क्या है, टॉल है। प्लांट क्या है? अब टॉल क्या है, प्योर है या हाइब्रिड?
प्योर है या हाइब्रिड है, इसका मतलब उसका फिनोटाइप होगा जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप दिखाई देगा या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा? फिनोटाइप तो, और जीनोटाइप, फिनोटाइप तो जीनोटाइप। आपको जैसे मैंने एक प्लांट दे दिया कैपिटल डी, इसका फिनोटाइप बताओ। फिर मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर मैंने कहा स्मॉल टी। मतलब अगर आपको जीनोटाइप दे दिया जाए तो क्या आप फिनोटाइप आराम से बता सकते हो? क्योंकि एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप है, एक जीनोटाइप का। अब मैंने आपको फिनोटाइप दिया टॉल, डन। क्या आप इसका कंफर्म जीनोटाइप बता पाओगे? क्यों? इसके जीनोटाइप एक से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते? अगर जीनोटाइप दे दिया जाए तो फिनोटाइप बताना, क्योंकि एक जीनोटाइप का। लेकिन अगर फिनोटाइप दिया जाए तो जीनोटाइप बताना आसान है या मुश्किल है? क्या एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप जो होता है कौन सा, इसके दो जीनोटाइप होते हैं। कितने? या तो प्योर या हाइब्रिड। अब आप टॉल प्लांट को बाहर से देखकर एक प्लांट दिखाइए टॉल है, आपको क्या देगा? फिनोटाइप जीनोटाइप। क्या आप इसका जीनोटाइप आराम से बता पाओगे? कैसे पता करेंगे? टेस्ट, क्रॉस, कैसे पता करेंगे? मतलब जीनोटाइप दिखाई देता है या प्रिडिक्ट करना पड़ता है? फिनोटाइप, जीनोटाइप। अब जो जीनोटाइप होता है ना बच्चे, जीनोटाइप इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। जीनोटाइप में कभी भी चेंज, फिनोटाइप में चेंज आ सकता नहीं आ सकता? एनवायरमेंट के कारण, एनवायरमेंट के। अपनी फोटो बचपन की फोटो से मिला लो, बताओ आपका फिनोटाइप सेम है या बदल गया? लेकिन जीनोटाइप बदला या नहीं बदला? अपना एरिया बदल लो, यहां से 6 महीने कश्मीर चले जाओ, 6 महीने केरला चले जाओ, फिनोटाइप आपका कांस्टेंट रहेगा, बदल जाएगा? जीनोटाइप बदलेगा नहीं बदलेगा? जीनोटाइप एक बार डिसाइड हो गया, हो गया। जाइगोट बनने का मतलब जीनोटाइप डिसाइड, नाउ इट विल नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ, नेवर चेंज थ्रू आउट द। लेकिन क्या फिनोटाइप बदल सकता है या नहीं बदल सकता? एनवायरमेंट क्या चेंज करेगा हमारा, फिनोटाइप या जीनोटाइप? क्या चेंज करेगा? जीनोटाइप कभी चेंज, कौन चेंज होगा? कौन चेंज होगा? स्पेशल पॉइंट। इफ जीनोटाइप इज गिवन, if genotype is given, we can easily predict phenotype, because one genotype have one phenotype, one genotype have one phenotype, and it remain constant throughout the life. It remain constant throughout the life. It remain constant throughout the life, है ना? ये लिख लो एग्जांपल, कैपिटल डी। आप आराम से इसका फिनोटाइप बता दोगे? बताओ क्या आएगा? ये भी बता दोगे? ये भी बता दोगे? नेक्स्ट लाइन, इफ phenotype is given, if phenotype is given, if phenotype is, then it is difficult to predict the genotype, as one phenotype may have more than one genotype. One phenotype may have more than one genotype. Next line, dominant phenotype have two genotype. Dominant phenotype have two genotype, pure and hybrid.
dominant phenotype have two genotype, pure and hybrid, प्योर एंड हाइब्रिड, है ना, ये बनेगा। तो बताओ डोमिनेंट फिनोटाइप देख के डायरेक्ट जीनोटाइप बता सकते हैं या टेस्ट क्रॉस करा के पता करना पड़ेगा? डोमिनेंट फिनोटाइप देख के डायरेक्ट जीनोटाइप डायरेक्ट बता सकते हैं या फिर टेस्ट क्रॉस करवाना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस, उसी से पता लगेगा। अगर मैं आपको रिसेसिव फिनोटाइप दे दूं ड्वार्फ, अब बताओ बता दोगे जीनोटाइप? तो किस में दिक्कत आती है, डोमिनेंट में या रिसेसिव में? रिसेसिव में कोई दिक्कत। रिसेसिव फिनोटाइप का मतलब आपको जीनोटाइप पता लग गया। क्या पता लग गया? मतलब आपको सिंपल सा एक क्रॉस दिया, टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से करवाया, किसका जीनोटाइप कंफर्म है वो बताओ? क्या है ड्वार्फ का? और टॉल में कैपिटल डी भी हो सकता हो। अब हमें पता करना है प्योर है या क्या टेस्ट क्रॉस करा के पता लगा सकते हैं? अगर सारे टॉल आ गए प्योर है और टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आ गया, सारे टॉल आ गए तो टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आ गया, डन। तो क्या मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया या नहीं करवाया? क्यों करवाया? टू डिटेक्ट द जीनोटाइप। मतलब मेंडल को जीनोटाइप दिखाई दिया या मेंडल को जीनोटाइप का पता लगाना पड़ा? पता लगाने के लिए क्या करवाया? क्या करवाया? एनी डाउट? ये एक प्लांट है, ये प्लांट कैसा है? ये इस ड्वार्फ प्लांट की हाइट कम रहने का कारण क्या है? इसमें इंटरनोड का नंबर कम है या इंटरनोड का इलोंगेशन नहीं हुआ? एक बच्चा है उसकी हाइट 3 फीट है और एक दूसरा है उसकी हाइट 7 फीट है। एक ही हाइट 3 फीट, एक ही हाइट, तो हाइट में अंतर का कारण बोन का नंबर है या बोन का इलोंगेशन? इसमें इंटरनोड का इलोंगेशन हुआ या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इलोंगेशन करने वाला एंजाइम इसमें प्रेजेंट, तो इसमें इंटरनोड का इलोंगेशन, तो हाइट कम रहेगी बढ़ गई। तो एक काम करते हैं, इसे हम GA पिला देते हैं। क्या पिला दिया? अरे जिब्रेलिक एसिड यार, क्या पिला दिया? तो GA पिलाने से ये ड्वार्फ रहेगा या टॉल, ये टॉल ड्वार्फ रहेगा या टॉल हो जाएगा? तो क्या GA ने इसका फिनोटाइप बदल दिया क्या? अब ये फिनोटाइपिकली टॉल है या जेनेटिकली टॉल है? ये जेनेटिकली अभी भी। ये क्या है? ये क्या है? दोनों का फिनोटाइप सेम है या अलग है? फिनोटाइपिकली सिमिलर या डिसिमिलर? जेनेटिकली बट फिनोटाइपिकली अपने आप या एनवायरनमेंट के कारण? अभी मैंने क्या बताया, जीनोटाइप चेंज होगा, जीनोटाइप वही रहेगा। क्या चेंज होगा? क्या बदला GA ने इसका? क्या बदला? ये जेनेटिकली अभी भी ड्वार्फ है, जेनेटिकली अभी भी। अगर मैं इसका क्रॉस ड्वार्फ से करवाता हूं, सारे कहेंगे, सारे कहेंगे क्यों? अगली जनरेशन कैसे आएगी उससे फिनोटाइप से डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होगा जीनोटाइप से। अगली जनरेशन कैसी आएगी फिनोटाइप से कोई कंसर्न, कोई कंसर्न, वो किससे डिसाइड होगा? जीनोटाइप। किससे डिसाइड होगा? तभी तो कहते हैं ना बेटा, जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, क्या इसका बेटा इसके जैसा होगा? वो कोई जेनेटिकल फीचर थोड़ी ना, वो कोई जेनेटिकल फीचर है या प्रैक्टिस पार्ट है? प्रैक्टिस पार्ट है, वो कोई जेनेटिकल फीचर नहीं है, वो तो उसका प्रैक्टिस पार्ट है। हाँ, इतनी मेहनत करेगा तो हो सकता है वो उसमें करेक्टर्स आ जाए या नहीं है। वो करेक्टर जेनेटिकल है या उसके एक्वायर्ड है? वो जेनेटिकल, बल्कि वो तो एक्वायर्ड है, उसने सीखे हैं, जन्मजात मिले या सीखे हैं? सीखे हैं। तो उसके बेटे को भी सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही। अगर सीख गया तो हो सकता है वो भी उसके जैसा हो जाए, वरना रोहन गावस्कर भी तो था, वरना अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन भी तो है क्या नहीं है? है? एक सुपरस्टार, एक इंटरनेशनल स्ट्रगलर, अरे है क्या नहीं है जी? अरे पॉलिटिकल बातें मत किया करो यार, है? राहुल गांधी कम बख्तों,
बात समझ में आई? तो इन दोनों को लाला कहा जाता है फिनोकॉपी। क्या कहा गया? दो वर्ड है, दोनों वर्ड को अलग अलग कर लो। फिनो मतलब फिनोटिपिकली कॉपी है, जेनेटिकली कॉपी है या नहीं है? फिनोटिपिकली किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार एग्जांपल है हमारे पास ये बात समझाने के लिए कि फिनोटाइप पे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस शानदार होता है। फिनोटाइप पे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस है या नहीं है? एनवायरनमेंट आराम से फिनोटाइप को चेंज, जीनोटाइप को चेंज, लेकिन फिनोटाइप को चेंज। लैक ऑफ में हमने क्या देखा था कि सराउंडिंग कैसी है? हेलो, सराउंडिंग लैक जेड तो है ही है। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा वो इसकी सराउंडिंग डिसाइड करेगी। सराउंडिंग में केवल लैक्टोज है, काम लैक्टोज प्लस ग्लूकोज है, और केवल ग्लूकोज है, केवल लैक्टोज है, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज है, केवल ग्लूकोज है। केवल जीन से डिसाइड होगा या सराउंडिंग एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस है या नहीं है? एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को हम कभी भी नेग्लेक्ट, क्या एनवायरनमेंट फिनोटाइप को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है नहीं करता? स्ट्रांगली अफेक्ट। और हमारे में तो ज्यादातर कैरेक्टर ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट से ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं। एनवायरनमेंट से ग्रेटली, हमारा स्किन कलर, हमारा, अब देखो कश्मीर जाओ रात में भी चमकेंगे और केरला जाओ दिन में भी नहीं दिखेंगे, है या नहीं? क्यों? एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है ना लाला। अगर कश्मीर जाएंगे तो ऑक्सीजन का चक्कर आएगा, आरबीसी का कंटेंट बढ़ेगा, तो सेब जैसे लाल होगा नहीं होगा? अब केरला जाएंगे तो यूवी रे ज्यादा, तो उससे बचने के लिए मिलेनियन का लेवल बढ़ेगा, है नहीं बढ़ेगा? क्यों? हमें अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना है या नहीं करना? तो हमारा फिनोटाइप वो रहेगा, फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा, फिनोटाइप में हमारा जीनोटाइप वो रहेगा, बदलेगा, लेकिन फिनोटाइप में चेंज, कोई डाउट? फिनोकॉपी, जेनेटिकली डिसिमिलर, genetically dissimilar but phenotypically similar, genetically dissimilar but phenotypically similar due to the environment, due to the environment, underline due to the environment. ये बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, आया हुआ है। It dwarf plants is treated with the GA due to which it become tall. Such tall is crossed with the dwarf, then the progeny will be all tall, all dwarf, tall dwarf 1:1, tall dwarf 3:1. All क्यों? जीनोटाइप चेंज, फिनोटाइप चेंज, बट जीनोटाइप चेंज। माइक्रोस्फेयर चैप्टर पढ़ लिया सब बच्चों ने? क्यों? फिर क्या हो गया? बेवकूफी मत करो लल्ला, है ना? 1 घंटा लगाओ, अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के सामने टांग लो, डेली 10 मिनट लगाओ। बिफोर लास्ट ईयर याद है ना, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन। बेवकूफी मत करो, ऐसे टेस्ट के चक्कर में ये चैप्टर खराब मत करो। अगर ऐसे एक एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन भी आ गए ना, बहुत बड़ी किस्मत है। सो जो माइक्रोब जैसे चैप्टर से, जिसको मुश्किल से 15 से 20 मिनट में एग्जांपल याद कर सकते हो, इनमें से 50% से ज्यादा तुमको याद है यार, याद है? अगर ऐसे चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो क्या खराब है? ये तो बोनस मार्क्स है। ये तो एक बार रीड कर लो, फिर क्या करो, टारगेट रखो। चलो मत पढ़ो, टारगेट रखो डेली से माइक्रोब के 100 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन करने। चलो 100 नहीं मिलते 50 कर लो। 50 क्वेश्चन में ये देख लो कि आपने कौन सा क्वेश्चन ज्यादा गलत किया, कौन सा क्वेश्चन तो जहां आपसे गलती ज्यादा हुई वो एग्जांपल दिन में 10 बार पढ़ लो, वो 10 बार पढ़ लो। फिर क्या होगा, फाइनली जब मई आएगी तो बस पेज पे नजर मारनी है, यहाँ तो अपनापन है। अरे ऐसा होगा नहीं होगा?
मेरा फंडा सीधा सा चलता है कि थ्योरी से ज्यादा कंसंट्रेट मैं क्वेश्चन पे करता हूं, डायरेक्ट फंडा। थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, वो कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी हासिल जो कॉन्फिडेंस लेवल क्वेश्चन देगा। अरे 200 क्वेश्चन उठाओ, 200 क्वेश्चन करो, ये देखो कहां ज्यादा गलतियां हुई है, वो पढ़ने की जरूरत है, वो पढ़ने की, वहां स्ट्रेस ज्यादा देने की जरूरत है। एक बार पढ़ लिया, अब 7 दिन तक लगातार सोच के चलो 50 क्वेश्चन से करने ही करने। ऐसे चैप्टर हम बहुत अच्छे मानते हैं, टाइम बहुत कम लगता है, क्वेश्चन वेटेज बहुत। पेपर के चक्कर में पेंडिंग मत करो इनको, पेंडिंग एक फ्लो चार्ट बनाओ, टेबल के सामने लगाओ, रोज के 10 मिनट लगाओ यार, हफ्ते में तो टिंच हो जाएगा, हफ्ते में तो बोर्ड पर। अब हमें जीनोम एंड जीन पूल में डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीनोम एंड द जीन पूल? ये जो जीनोम वर्ड है ना बच्चे, ये जीनोम वर्ड हैप्लॉइड सेल लेवल पर आएगा और जीन पूल वर्ड पॉपुलेशन लेवल पर लगता है ना। ये कौन है, कैसा है, कितने क्रोमोसोम है, कितने पेयर हैं, क्या हुआ, क्या बना, कैसा है, कितने क्रोमोसोम है? तो बताओ इस स्पर्म में एक जीन है या हजारों जीन है? एक जीन है, हजारों जीन है, बट हर एक कैरेक्टर के लिए एक एलीलिक जीन है। तो एक हैप्लॉइड सेल में, एक हैप्लॉइड सेल में टोटल जितने जीन पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? ऑल द जीन दैट आर फाउंड इन ए हैप्लॉइड सेल, ऑल द जीन दैट आर फाउंड इन ए, उसे क्या कहेंगे? एक जीनोम में, एक जीनोम में एक कैरेक्टर का एक ही एलीलिक जीन आएगा। यहां हर एक कैरेक्टर का एलीलिक जीन होगा या नहीं होगा? कितना होगा? एक ही होगा। कितना होगा? जैसे मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलीलिक जीन है लाला। कितने एलीलिक जीन है? कौन कौन से? IA, IB। इन तीनों में से इस स्पर्म में कितने? तेरे स्पर्म में 2 होंगे, हैं? तेरा स्पर्म तो अवतार है, तूने थोड़ी बनाया है, गधा। स्पर्म में कितने होंगे? लेकिन इस पॉपुलेशन में तीनों आ गए। स्पर्म में, पॉपुलेशन में। अगर बच्चे में, अगर मैं पॉपुलेशन लेवल पर आ जाता हूं तो पॉपुलेशन लेवल पर मेरे को ब्लड ग्रुप का एक ही एलीलिक जीन मिलेगा सारे। तो जब मैं पॉपुलेशन लेवल की बात करूंगा तो उसे मैं क्या कह दूंगा? तो बताओ जीनोम और जीन पूल में बेसिकली अंतर क्या आ जाएगा कि एक जीनोम में एक कैरेक्टर का एक एलीलिक जीन आएगा, लेकिन जीन पूल में एक कैरेक्टर के। अब सारे एलीलिक जीन कब पॉसिबल है? जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे रहूंगा या पॉपुलेशन। अगर मैं इन्हीं तीनों को लेकर चलता हूं, इन्हीं तीनों को लेकर चलता हूं, इस एक को छोड़ देते हैं, इसके स्पर्म में 2 है, बाकी हमारे स्पर्म में कितने? हमारे में कितने? और पॉपुलेशन में, स्पर्म में, ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में। तो जब एक कैरेक्टर के सारे एलीलिक जीन कंसीडर किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो जीन पूल किस लेवल पे बात करेंगे? हैप्लॉइड सेल लेवल पे या पॉपुलेशन लेवल पे? किस लेवल पे? अब ये हमारी एक पॉपुलेशन है, ये हमारी एक पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में अगर बाहर से कोई 10, 15, 20 इंडिविजुअल आ जाते हैं, बाहर से 10, 15, 20 इंडिविजुअल, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी रहेगी क्या कि उन 20 इंडिविजुअल के साथ इस पॉपुलेशन को कोई नया एलीलिक जीन मिल जाए? प्रोबेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? तो जीन पूल नैरो होगा या वाइड हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म में नहीं आया या पॉपुलेशन में नहीं आया? पॉपुलेशन में नहीं आया। किसके कारण? माइग्रेशन के कारण। और कल मैंने समझाया था, माइग्रेशन से नया एलील तो आएगा, लेकिन वो नेचर में नया, नेचर में नया कब आएगा? नेचर में नया कब आएगा? अब मान लो इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर है ना केवल IO है, केवल कौन है? मैं मान के चल रहा हूं केवल कौन है? बाहर से 15 इंडिविजुअल AB वाले आगे, उनके आने के बाद अब इस पॉपुलेशन में केवल IO आएगा, IA आएगा, IB भी आ जाएगा, तीनों ही हो गए। तो जीन पूल नैरो हो गया, वाइड हो गया? जीन पूल
जीन पोल कहां आया? पॉपुलेशन में। कहां आया? एनी डाउट? डालेंगे हेडिंग जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन that are found in a haploid cell, total number of gene that are found in a haploid cell। हमारे एक जीनोम में कितने क्रोमोजोम है? 23 क्रोमोजोम पर कितने जीन है? और इन 30,000 जीन का मतलब कितने बेस पेयर हैं? 3.3 इंटू 10 की पावर 3.3 इंटू 10 की पावर। हमारे एक जीनोम में कितने क्रोमोजोम है? 23 क्रोमोजोम पे, और इन पे बेस पेयर अपन कर चुके हैं, याद है? हमारी एक हैप्लोइड सेल में 3.3 बिलियन बेस पेयर है। 3.3 जीन पूल। टोटल नंबर ऑफ जीन एंड their all alleles that are found in a small interbreeding population that are found in a small interbreeding population। सिर्फ सिंपल से एग्जांपल उठा लो, ब्लड ग्रुप के कितने एलिलिक जीन है? 3 में से गैमीट्स में, ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में। गैमीट में, ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में। हाँ भाई, कोई बात नहीं। हाँ लाला, अब एक एग्जांपल से जीनोम और जीन पूल में क्या अंतर है समझोगे? जीनोम हैप्लोइड सेल पे और जीन पूल पॉपुलेशन लेवल पे। दो टर्म्स को एक साथ, करेक्टर एंड ट्रीट, जीन एंड एलिल, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, वाइल्ड एंड म्यूटेंट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, जीनोम एंड जीन पूल। जीनोम एंड दो टर्म्स को एक साथ डिफरेंस निकालते चलना। हाइब्रिड विगर ऑब्लिक हेट्रोसिस इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड विगर ऑब्लिक हेट्रोसिस। वर्ड was given by Shell. Word was given by Shell. Hybrid are always superior. Hybrid are always superior due to the heterozygosity
Because in hybrid condition, recessive are unable to express itself. ये एक प्लांट है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, और ये है स्मॉल ए कैपिटल बी। कैपिटल ए लीड टू द हाई प्रोडक्टिविटी, कैपिटल बी लीड टू द डिजीज। इस प्लांट में बताओ प्रोडक्टिविटी हाई है या लो है, बट इसमें डिजीज रेजिस्टेंस, इधर आ जाओ, प्रोडक्टिविटी हाई है या लो है बट डिजीज रेजिस्टेंस। क्या यहां एक डिजायर्ड करैक्टर है? क्या यहां भी एक डिजायर्ड करैक्टर है? दोनों का क्रॉस करा के हाइब्रिड बनाओ। इसमें एक डिजायर्ड करैक्टर है या दोनों डिजायर्ड करैक्टर है? तो क्या मैं कह दूं ये हाइब्रिड इन दोनों के कंपेयर सुपीरियर है? अगर आपको फंडा सिंपल से क्या लाला कि अगर आपको रेसेसिव एक्सप्रेशन रोकना है, रेसेसिव एक्सप्रेशन, तो उसे हाइब्रिड फॉर्म में रखो। किस फॉर्म में रखो? तो हाइब्रिड में रेसेसिव कभी भी अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, कभी अपना एक्सप्रेशन। क्या यहां एक रेसेसिव का एक्सप्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा? यहां भी, यहां, क्या यहां इस प्लांट में दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव एलिल है या नहीं है? बट एक्सप्रेशन रेसेसिव एलिल बट एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो हाइब्रिड फॉर्म में, क्योंकि वो, और हाइब्रिड फॉर्म में रेसेसिव का एक्सप्रेशन, नोट करो। बैटरी, अरे भैया बैटरी हाँ लाला। अब विगर बनाना बहुत आसान है, विगर बनाना सबसे बड़ी समस्या इसको मेंटेन करने में। अब अगर मैं इस प्लांट की सेल्फिंग करवाऊं, क्या करवाऊं, इसके बनने का चांस है या नहीं है? मैं नहीं कहता ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके बनने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? तो वो विगर लॉस हो जाएगा या बना रहेगा? विगर क्या कहेंगे इसे? इनब्रीडिंग, डिप्रेशन। क्या करवाया मैंने, सेल्फिंग या क्रॉसिंग? मतलब इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग? इन ब्रीडिंग के कारण वो विगर बना रहा है या डिप्रेस हो गया? क्या कहलाएगा? अगर मेरे को ये विगर बनाए रखना है, विगर, तो मैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराऊंगा। क्या करूंगा? ये विगर लॉस कब होगा? जब ये दोनों अलग होंगे। कौन सा डिवीजन अलग करेगा इन्हें? तो मियोसिस होने मत दो, मियोसिस होने मत दो। क्या माइटोसिस होने से ये दोनों अलग होंगे, नहीं होंगे? क्यों लाला? ये दोनों कहां है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर है। अब बच्चे कहां है? और होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से डिवीजन से अलग होते हैं, माइटोसिस या मियोसिस? तो यार आप इसमें मियोसिस होने मत दो, मियोसिस। तो ये दोनों कभी अलग होंगे या नहीं होंगे? तो बताओ विगर बनाना आसान है या मुश्किल है? बट मेंटेन करना, लेकिन जहां वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल है वहां विगर आसानी से मेंटेन। शुगर केन, शुगर अपने एग्जांपल है ना प्लांट ब्रीडिंग में, सैकरम ऑफिसनेरम एंड सैकरम बारबेरी, सैकरम और सैकरम ऑफिसनेरम साउथ इंडिया की, और बारबेरी नॉर्थ इंडिया की। साउथ इंडिया वाली में क्या है? शुगर कंटेंट हाई है,
बट नॉर्थ इंडिया में ग्रो, बारबेरी नॉर्थ इंडिया में ग्रो, बट शुगर कंटेंट लो है। दोनों का क्रॉस कराया, एक नई वैरायटी बनाई जिसका शुगर कंटेंट नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया, वो विगर मेंटेन रहेगा, लॉस हो जाएगा विगर। बस मेंटेन रखने का बेस्ट तरीका क्या है? वेजिटेटिव। अगर इनब्रीडिंग होगी तो विगर बना रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो मेंटेन करने का बेस्ट तरीका वेजिटेटिव। लिखेंगे हेडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ड्यू टू द inbreeding, this vigor can be lost. Due to the inbreeding, this vigor can be lost. ये बनेगा, मैं नहीं कहूंगा ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके बनने के चांस होंगे या नहीं होंगे? तो हम ये श्योर नहीं कहेंगे कि विगर लॉस होगा ही होगा, लेकिन इसके लॉस होने के चांस आएंगे नहीं आएंगे? अगर आपको चांस 0 करने हैं तो बेस्ट तरीका क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब सिंपल सा फंडा क्या है कि सेग्रीगेशन होनी मत दो। सेग्रीगेशन तो क्या कैपिटल ए स्मॉल ए हमेशा साथ रहेंगे, और जब तक कैपिटल ए स्मॉल ए हमेशा साथ रहेंगे हाई प्रोडक्टिविटी आएगी ही। जब तक कैपिटल बी स्मॉल बी साथ साथ रहेंगे डिजीज रेजिस्टेंस आएगा ही। अगर अलग हो गए, अगर अलग, अब दूसरी चीज लगाओ रे, फर्टिलाइजेशन रैंडम होता है। फर्टिलाइजेशन अगर अलग हो गए, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो गए, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो गए, तो ये बनने का चांस आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन रैंडम होता है। फर्टिलाइजेशन तो हम ये चांस आने देंगे नहीं आने देंगे? हम इनको अलग, हम मियोसिस क्या करवाएंगे? वेजिटेटिव। नेक्स्ट थिंग, इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट, in vegetatively propagated plant, this vigor can be easily maintained. In vegetatively propagated plant, this vigor can be easily maintained. In vegetatively propagated plant, this vigor can be easily maintained. ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो चैप्टर के बीच बीच में आएगी, तो हमने सारी टर्म्स पहले एक साथ ले ली। कैरेक्टर, ट्रेट, जीन, एलिल, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमिजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, वाइल्ड, म्यूटेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी, जीनोम, जीन पुल, हाइब्रिड विगर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बीच बीच में आएंगी टर्म्स। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सम साइंटिस्ट, हेडिंग। अब ना हम बात करेंगे कुछ साइंटिस्ट की। जैसे बच्चे 2019 का जो पेपर था ना, 2019 के पेपर में जेनेटिक्स में से साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे थे। 5 क्वेश्चन केवल साइंटिस्ट बेस्ड थे, 5 क्वेश्चन केवल, और हर तरह का साइंटिस्ट था। जितने भी एनसीईआरटी में सारे साइंटिस्ट थे। इवन तो पुन्नेट से भी क्वेश्चन था कि पुन्नेट कौन सी कंट्री का है, पुन्नेट कौन सी, ये भी था। नहीं, उसको तो आने के बाद में याद हुआ ना, वो जब क्वेश्चन आया था तब हमें याद नहीं था। वो तो घर पे आके एनसीईआरटी खोले, देखा एनसीईआरटी में ही है, तब पता लगा पुन्नेट ब्रिटिश है। वो एग्जाम में नहीं आता था, एग्जाम के बाद सोचते हैं था तो एनसीईआरटी में, एग्जाम में कैसे करेंगे, एनसीईआरटी का कोई वर्ड मत छोड़ो। जैसे 2017 में क्वेश्चन आया था कि मेंडल ने कौन से ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था, आया था? कुछ भी आ सकता है, सिंपल सा फंडा है। अगर एनसीईआरटी में एवरी क्वेश्चन इज पॉसिबल, एवरी क्वेश्चन इज स्टार्ट। सबसे पहला जी जे मेंडल, जी जे फादर ऑफ जेनेटिक्स,
फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था गार्डन पी। गार्डन पी मतलब पाइसम सेटाइवम या लेथाइरस ओडोरेटस, और स्वीट पी, गार्डन पी और स्वीट पी। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर वाज गिवन बाय द जीजे मेंडल, आया हुआ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर वाज गिवन बाय द जीजे मेंडल। मेंडल के बाद आया बेटसन। बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बेटसन ने खूब सारी टर्म दी है। कौन कौन सी टर्म? जेनेटिक्स, एलिल, होमो एंड हेट्रोजाइगस, F1, F2, F3। जेनेटिक्स, एलिल, होमो एंड हेट्रोजाइगस, F1, F2, F3। ये सारी की सारी टर्म किसने दी है? बेटसन। किसने दी है? और अब सबका बाप, ये मान लो रे, इसमें से तो क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल आता है। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ ऑल है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और मॉर्गन ने काम हमेशा किस पर किया? फ्रूट फ्लाई। किस पर किया? मेंडल ने, सॉरी, मॉर्गन ने एक बुक भी लिखी थी, द थ्योरी ऑफ जीन, द थ्योरी ऑफ। और मेंडल को 19, अरे यार मेंडल कहां से आ रहा है हमारे, मॉर्गन को 1933 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स की जो शुरुआत है, जो सबसे ज्यादा डिटेल वर्क है, वो सारा टीएच मॉर्गन का है। टीएच मॉर्गन ने केवल एक्सपेरिमेंट करके नहीं छोड़ा, मॉर्गन ने अपने हर एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, हर एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया है। इसलिए क्या कहा? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और मॉर्गन ने जेनेटिक्स में खूब सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मॉर्गन के अंदर हमें कम से कम 5 लेक्चर लगेंगे, पूरे 5 लेक्चर लग जाएंगे। मॉर्गन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रोमोजोमल मैप, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रोमोजोमल मैप, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार मॉर्गन के हैं। मॉर्गन कर लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन में से क्वेश्चन लगभग मान के चलो रे आ ही जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉर्गन। केवल मॉर्गन ही नहीं, केवल मॉर्गन नहीं, मॉर्गन के जितने भी स्टूडेंट आए, जैसे अपन क्रोमोसोमल मैप में पढ़ेंगे, स्टर्टिवेंट मॉर्गन का ही स्टूडेंट है, मॉर्गन का ही
अपन जीन बैलेंस थ्योरी में पढ़ेंगे कैल्विन ब्रिज, कैल्विन वो भी मॉर्गन का ही फॉलोवर है। तो केवल मॉर्गन नहीं, मॉर्गन के जितने भी फॉलोवर्स हैं उन सभी ने भी काम किस पर किया? ड्रोसोफिला। किस पर किया है? मॉर्गन अपना काम करता जाता था, चार्ट बना बना के टांगता जाता था, उसके स्टूडेंट उसको वेरीफाई करने में लगे रहते थे, वेरीफाई करने में लगे रहते। तो केवल मॉर्गन नहीं, इसके सारे फॉलोवर हैं, उन सब ने मॉर्गन के ही वर्क को वेरीफाई करने में हेल्प की है। उन सब ने भी काम किस पर किया है? ड्रोसोफिला। किस पर? उसके बाद है ए गैरेड। ए गैरेड फादर ऑफ, सारे ही फादर हैं, फादर ऑफ बायो केमिकल जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स ऑब्लिक ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, डिस्कवर्ड फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग, एल्केप्टोन यूरिया, discovered first genetic disorder in human being, alkaptone urea, black urine disease, black urine disease। बड़ी सरप्राइज कंडीशन है ना कि इंसान को क्या लगा यूरिन येलो आना चाहिए लेकिन यूरिन ब्लैक हो गया। तो क्या पता चला बाद में? ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है, और पूरा आपको सर ने पढ़ा दिया। क्या था? डोमिनेंट डिसऑर्डर या रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोजोमल या एलोजोमल, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इन्होंने भी एक बुक लिखी है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? बीच में बताया था मैंने आपको, नहीं लाला, वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नॉट सो इंपॉर्टेंट, गैरिब ने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मूलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नोबेल प्राइज विनर है। मूलर फादर ऑफ, सब फादर है, फादर ऑफ एक्टिनो बायोलॉजी, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी क्या होती है? ब्रैकेट में लिखेंगे, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग। मूलर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे यूज की थी, ये आपको म्यूटेशन में भी लिखा चुका हूं मैं, यूज एक्सरे टू इंड्यूस म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई, यूज एक्सरे टू इंड्यूस म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई। हाँ लल्ला, सबसे पहले क्या यूज हुई थी, एक्सरे या गामा रेज? सबसे पहले। आजकल क्या काम लाते हैं? सबसे पहले। और आजकल यार दो साइंटिस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर प्लांट ब्रीडिंग में डिस्कस कर लेंगे, नॉर्मन बोरलॉग एंड एमएस स्वामीनाथन।
प्लांट ब्रीडिंग में है, ये करा दूं? चलो फिर नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, develop high yielding wheat variety, develop high yielding wheat variety. MS स्वामीनाथन, रुक लाला रुक, MS स्वामीनाथन नेक्स्ट साइंटिस्ट, MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, use gamma rays to induce mutation, use gamma rays to induce mutation, use gamma rays to induce mutation. अब पूरी बात समझ लो, प्लांट ब्रीडिंग में कहानी आएगी ये जो नॉर्मन बोरलॉग था 60 के दशक में इन्होंने क्या बनाई थी, सोनारो 64, लर्मा रोजो 64, 60 का दशक याद 1960, इट वाज द एरा ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो वैरायटी बनी थी दे आर द ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी, बोलो कैसी थी? पहला ये वर्ड पकड़ो, मतलब इनकी हाइट को, और ये वर्ड पकड़ो, इससे प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया था, प्रोडक्शन। तो क्या थी ये? देवरदा, ये मैक्सिकन वैरायटी थी। कैसी वैरायटी थी? इनकी हाइट को बच्चे कम करने के लिए एक जीन ट्रांसफर किया गया था, नोरिन 10। कौन सा जीन? ये जीन जापान में मिला था। कहां मिला था? तो नोरिन 10 की हेल्प से क्या किया, हाइट को कम किया गया। हाइट को कम करने से विंड वेलोसिटी का जो क्रॉप पे इफेक्ट आता है वो इफेक्ट कम हो गया। क्यों? ये मोनोकोट है, मोनोकोट है डाइकोट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ हो। अगर हाइट ज्यादा होगी तो विंड के कारण तो क्या क्या हाइट को, तो इन वैरायटी के बनने के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन देवरदा मैक्सिकन वैरायटी को कहां लाया गया? इंडिया में ये ग्रो तो क्या करवाया गया? विद द हेल्प ऑफ, ये काम कराया था स्वामीनाथन। किसने? तो क्या बनाई? शरबती, सोनारो, पूसा, सोनारो 64 से और लर्मारो जो 64 से, जिसके कारण इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इंडिया में तो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? सबसे पहले कौन सी रेज काम लाई गई थी? लेकिन आजकल यार लगभग ये क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, गामा रेज रट देना रे। आज हम म्यूटेशन के लिए कौन सी रेज काम लाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आ रहा है। ठीक है, ये तो इस चैप्टर में कुछ जनरल बातें थी, कुछ साइंटिस्ट के बारे में और टर्मिनोलॉजी के बारे में।
नहीं, अरे नहीं, मतलब मजे लेते हो क्लास में पढ़ते हुए। चलिए अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट। दोस्तों थोड़ी स्पीड, अभी लल्ला मेन समझने वाला पार्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ यार। अभी तो हिस्टोरिकल अप्रोच चल रही है सारी, अभी तो मेंडल की भी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब से एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन है ना, मेंडल ने अपना काम कौन से एक्सपेरिमेंट में किया था। अब तो उसकी स्पेलिंग से लेके, जन्म स्थान से लेके, अवतरण होने से लेके शादी तो हुई। तेरे को बड़ा शौक जड़ा है, हर चीज याद करेंगे, हर चीज। तो हेडिंग डलेगी मेंडलिज्म। अब हम मेंडलिज्म शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेंडलियन जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मेंडलियन जेनेटिक्स बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। मेंडलियन जेनेटिक्स में केवल क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस। मुश्किल से तीन लेक्चर की है। पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स लेंदी है। मेंडलियन जेनेटिक्स में कुछ भी खास नहीं है। तो मेंडलिज्म या फिर मेंडलियन जेनेटिक्स। सबसे पहले इसका पूरा नाम लिखेंगे, ग्रीगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल। इसमें ये जो ग्रीगर है ना, ये डिग्री है, मतलब मोंक, धर्म प्रचारक, पादरी का जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीगर। क्या कहते हैं? ये ग्रीगर इन्हें कब मिली थी डिग्री? जब ये ऑगस्टियन चर्च मोनेस्ट्री में वर्क कर रहे थे। ऑगस्टियन चर्च, ऑगस्टियन जब यहां काम कर रहे थे तब उन्हें ये डिग्री दी गई थी, ग्रेगर। क्या? जोहान इनका नेम है और मेंडल इनका सरनेम है। जोहान इनका नेम है और मेंडल इनका सरनेम है ना। कर लेते हैं बच्चों, क्या भरोसा क्वेश्चन का, है ना? एक दो बार में याद हो जाएगा यार। इनका जो लाइफ साइकिल है वो है 1822 से 1884 के बीच। क्या है इनका लाइफ साइकिल? 1822 से 1844, 1884। 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 को ये धरती पर अवतरित हुए थे। यार टाइम रहने तो यार, इतनी माड़ी मत करो। इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो हुआ था सिल्सियन विलेज। ए बच्चों, सिल्सियन विलेज, हैंजनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया। करना है याद ये सारा। सिल्सियन विलेज, हैंजनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश के हैंजनडॉर्फ प्रांत के सिल्सियन गांव में एक गरीब किसान के घर में ये अवतरित हुए थे। अवतरित 1856 से 1863। स्टार्ट रटने वाला काम है सर। 1856 से 1863 परफॉर्म, नहीं हटा दूंगा फिर सर। परफॉर्म ए लॉट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन experiment, perform a lot of hybridization experiment on garden pea for 7 years. Perform a lot of hybridization experiment
on garden P for 7 years. I have a question here. (1865) results were published. Result were published in Natural Science Society of Brunn. Results were published in Natural Science Society of Brunn. ये भी लला एनसीईआरटी में. ये कहां मिलेगा पता है? जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट होती है ना, वहां सबसे लास्ट लाइन, रिजल्ट्स ऑफ मेंडल वर पब्लिश्ड इन द 1865. मेंशन एनसीईआरटी. रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड इन नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रुन अंडर टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट hybridization. Under title of experiment on plant hybridization. Under title of experiment on plant hybridization. वास्तव में मेंडल के ये जो नियम है ना, ये 1866 में पब्लिश हुए थे. वास्तविकता कई भाड़ में एनसीईआरटी क्या लिख रही है, तो हम तो कब पब्लिश करेंगे? 1865 में सबसे पहले रीड आउट हुए थे और पब्लिश इनका 1866 में आया था. बट एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है कि रिजल्ट्स वर पब्लिश इन द 18. तो हम उसके साथ चलेंगे, हम उसको अपोज मैं तो वैसे भी नहीं करता. 1884 खुद को बदल लूंगा, एनसीईआरटी को नहीं बदलूंगा. मतलब नहीं ना यार, बाद में कौन क्लेम करे? जो लिख दे वो परम सत्य है, चलने दो. 1884 डेथ due to the Bright disease. Death due to the Bright disease, ब्रैकेट में किडनी डिसऑर्डर. कर लो यार, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है ना. अरे 2-3 बार सुनेंगे याद हो जाएगा. डेथ ड्यू टू द ब्राइट डिजीज, ए किडनी डिसऑर्डर. 1900 rediscovery of Mendelism. Rediscovery of Mendelism. तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे जिसने मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया था. इनमें सबसे ज्यादा जो रोल था, सबसे ग्रेट रोल था ह्यूगो डिवरीज. ह्यूगो डिवरीज बिल्कुल सही. ह्यूगो डिवरीज जो था ना, वो हॉलैंड का था. ह्यूगो डिवरीज कहां का था? और इन्होंने अपना काम किया था ओइनोथेरा लमार्किया ना. ये इंपॉर्टेंट है लाला. म्यूटेशन वर्ड, म्यूटेशन डिवरीज ने दिया था while working on the oinothera. दूसरा कार्ल कॉरेंस. कार्ल कॉरेंस ये जर्मनी का था, जर्मन. और इन्होंने अपना वर्क किया था मेज. ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है. वही जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आती है ना, वहां. और तीसरा टी शेमाक. ये ऑस्ट्रिया के थे. डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट. तीनों साइंटिस्ट ने, लिखना नहीं अभी, तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अपना वर्क परफॉर्म किया था. इंडिपेंडेंटली अपना वर्क.
और तीनों ने जो कंक्लूजन निकाला था वो कंक्लूजन ऑलरेडी मेंडल 1865 में दे चुका था। चाहते तो तीनों क्रेडिट खुद रख सकते थे, लेकिन इन्होंने सारा क्रेडिट किसको दिलवाया कि इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, ये काम ऑलरेडी मेंडल कर चुका है। इनमें लाला सबसे बड़ा रोल था ह्यूगो डिवरीज का। सबसे ज्यादा सक्सेस ह्यूगो डिवरीज को मिली थी, क्योंकि डिवरीज हमेशा म्यूटेशन में बिलीव करता था। डिवरीज हमेशा म्यूटेशन में बिलीव करता था। और मेंडलिज्म को समझने का बहुत शानदार तरीका म्यूटेशन। डोमिनेंट एलील अगर है तो एलील बनने का कारण क्या है? म्यूटेशन। क्या कारण है? तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? डिवरीज को ही मेंडल का ओरिजिनल पेपर मिला था। मेंडल का ओरिजिनल पेपर किसको मिला था? और डिवरीज ने इसे रीपब्लिश करवाया था फ्लोरा मैगजीन। किसमें? 1901 में, 1901 डिवरीज found the original paper of Mendel and republish in Flora magazine. Republish in Flora magazine. Republish को अंडरलाइन करो अब बोर्ड पे। मेंडलिज्म पब्लिश कब हुई? 1860 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना। 66 भूल जाओ सारे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मेंडलिज्म पब्लिश कब हुई? और रिपब्लिश पब्लिश हुई थी नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, और रिपब्लिश फ्लोरा मैगजीन। रिपब्लिश। नेक्स्ट, कार्ल कॉरेंस convert Mendelian principle into two laws. Karl Correns convert Mendelian principle into two law. वास्तव में मेंडल ने 4 प्रिंसिपल दिए थे और इनको कॉरेंस ने कितने नियम में बदला? पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पर ना हम थोड़ा सा मजबूर हैं, हम थोड़ा सा फंसे हुए। एनसीईआरटी 3 लॉ लेकर चलती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो हम 3 लॉ के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। प्रिंसिपल 4 थे, लॉ 2 ही बने थे, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखे? 3, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। हम एनसीईआरटी को फॉलो करके ही चलेंगे। डन। नेक्स्ट लाइन, 7 character of pea plant. 7 character of pea plant were selected by the Mendel for his experiment. 7 character of pea plant were selected by the Mendel for his experiment. हाँ जी, सब बच्चों को रटा है अच्छे से। How many character of pea plant were selected by the Mendel? 7 में पहला लिखेंगे हाइट, लाइन वाइज लिखते चलेंगे। पहला हाइट, हाँ बेटा हाइट लिख के बोर्ड पर आ जाओ। हाइट में कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद सीक्वेंशियल चलेंगे। हाइट के बाद फ्लावर, जब फ्लावर मैच्योर होगा तो क्या बनेगी? पोड, और पोड के अंदर सीड।
हाँ, फ्लावर से, पोड से, कोई नोट नहीं करेगा मेरे साथ अभी। अब जो पी प्लांट है लेग्यूम फैमिली का ना, तो लेग्यूम का फ्रूट क्या कहलाता है? पोड। और फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से। किससे बनता है? तो प्लांट पे क्या लगा? फ्लावर से, पोड से। तो फ्लावर के दो, पोड के दो, सीड के दो। फ्लावर में दो कौन कौन से? फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर, पोड में दो कौन कौन से? पोड, कलर, पोड, शेप। और जो बेटा पोड के करेक्टर है वही सीड के हैं। पोड के और सीड के तो करेक्टर ही सेम है। या तो सीड में कौन कौन से करेक्टर? सीड, कलर, सीड, शेप। उड़ा दोगे सर? पहला बोलो, हाइट अलग कर दो। फ्लावर से, पोड से। हाउ मेनी करेक्टर ऑफ फ्लावर, पोड, सीड? फ्लावर दो, कौन कौन? कलर एंड पोड में, और वही सीड में। तो हाउ मेनी करेक्टर? कोई बोर्ड की हेल्प नहीं लेगा, पहला बोलो। हाइट के बाद फ्लावर में क्या? अब सारे के सारे वन बाय वन। पहला, देन फ्लावर, कलर, फ्लावर, आगे बढ़ो, पोड, शेप। नेक्स्ट, हर करेक्टर में डोमिनेंट और रिसेसिव याद है सबको? जल्दी बोलो, भर लो, अपने आप करो ये काम। जहां कंफ्यूजन है मेरे से पूछ लेना ना, अपन अभी टैली कर लेते हैं। गलत मत करना, जहां कंफ्यूजन है छोड़ देना, वो मैं करवा दूंगा, है ना। चलिए हाइट में टैली करते हैं। हाइट में बोलो डोमिनेंट, रिसेसिव, फ्लावर कलर में वॉयलेट कह दो, पर्पल कह दो। अच्छा वॉयलेट लो, एनसीईआरटी वॉयलेट बोलती है, वॉयलेट में चलते हैं। वॉयलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन में बोलो एक्सिलरी टर्मिनल। पोड कलर में बोलो, ओके हो गया। छोड़ दो, छोड़ दो, बस छोड़ दो, कंफ्यूज हुए, छोड़ दो। बोर्ड पे सुनो, अपन जब मार्केट से मटर खरीदते हैं तो रेडी पे ज्यादातर मटर ग्रीन है या येलो है? तो इसका मतलब ग्रीन क्या हो गया? तो येलो। सीड कलर इसका उल्टा मारना है, तो दोनों नहीं रटोगे। दोनों, दोनों रटते ही बेवकूफी हो जाएगी। दोनों रटते ही। ज्यादातर मटर हम जो रेडी पे देखते हैं वो ग्रीन है या येलो है? डन। और जो मटर अपन देख रहे हैं वो क्या पोड़ी तो लाला, वो फ्रूटी तो है क्या वो? तो पोड में कौन सा कलर डोमिनेट है? दोनों नहीं रटोगे, दोनों रटते ही बेवकूफी हो जाएगी, है ना। कर लो पूरा, आगे जहां डाउट हो वो बोलो। पोड शेप, ज्यादातर मटर कैसी है, फुली हुई है, पिचकी हुई है? बहुत ही कम। अब अपनी हिस्ट्री भी याद कर लो थोड़ा सा। मतलब घर वाले भेजते 1 किलो मटर खरीदने के लिए, और हम अगर पिचकी हुई ले ज्यादा, तो डायलॉग बाजी कॉमन है या नहीं है क्या नहीं? और पिताजी नाम के आइटम हो तो थोड़े हेल्पिंग वर्ब भी जुड़ जाते हैं, है कि नहीं है? चलो सीड कलर बोलो, येलो। और सीड शेप, अब मटर को छीलो, ज्यादातर सीड कैसे हैं? राउंड है, बहुत ही कम रिंकल्ड है, बहुत ही कम। तो बोर्ड पे आ जाओ, आज और नहीं कराऊंगा, बस इसका तो छोटी सी बात। जब मेंडल, ओए एक बार खड़ा हो गया बोल, एक बार खड़ा हो गया बोल, फिर देख बोर्ड पे। जब मेंडल 1865 में अपना काम कर रहा था ना, तो मेंडल ने क्या कहा था कि करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर। करेक्टर कंट्रोल बाय द
तो यार 1865 में जब मेंडल काम कर रहा था ना, तो मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मेंडल तो डायरेक्टली क्या कर रहा था कि करेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर। कौन? मेंडल को उस टाइम क्रोमोसोम का कोई आइडिया था या नहीं था? तो जब कहानी आगे बढ़ी, तो जब 1965 में निकलकर 1900 में आए, तो 1900 में दो साइंटिस्ट है, सटन एंड बॉवेरी। सटन एंड तो सटन एंड बॉवेरी ने पहली बार बताया कि मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा है, उनकी लोकेशन क्या है? क्रोमोसोम। अल्लाह, क्या है लोकेशन? ये बात मेंडल को नहीं पता थी। ये बात किसने बताई? कि मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा है, उनकी लोकेशन क्या है? इन्होंने तो दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल, है ना? तो जब सटन एंड बॉवेरी ने ये बात बता दी कि मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा है, जिसे आजकल हम जीन कह देते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि मेंडल ने अपने जो 7 कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, उन 7 कैरेक्टर के जीन 7 क्रोमोसोम पर है। उन 7 कैरेक्टर के जीन 7 क्रोमोसोम पर, क्योंकि जो पी प्लांट है वो डिप्लॉयड है 2n = 2, तो n = तो एक सेट में कितने क्रोमोसोम है, और मेंडल ने कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए? तो क्या शुरू हुआ दिमाग में कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए हैं, वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे, वो 7। तो 1900 से लेकर 1970 तक सबके दिमाग में क्या रही बात कि मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर का सिलेक्शन किया है, मेंडल ने जिन वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे, 7 अलग अलग। 1970 के बाद एक साइंटिस्ट आया, ब्लिक्सिट। कौन आया? ब्लिक्सिट ने पहली बार बताया, ब्लिक्सिट ने पहली बार बताया कि मेंडल ने ये जो 7 कैरेक्टर लिए हैं, मेंडल ने ये जो 7 कैरेक्टर लिए हैं, इनके जीन 7 क्रोमोसोम पर नहीं है, बल्कि केवल 4 क्रोमोसोम पर है, और वो 4 क्रोमोसोम है 1, 4, 5, 7। कौन कौन? हाउ मेनी कैरेक्टर वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल? तो पहले साइंटिस्ट के दिमाग में क्या बातें चलती थी कि 7 कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पे अलग अलग, क्या मानते थे? तभी तो लाला वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जस्टिफाई कर पाते थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। लेकिन ब्लिक्सिट ने बताया कि 7 कैरेक्टर के जीन 7 क्रोमोसोम पर नहीं है, बल्कि वो 4 क्रोमोसोम कौन है? अब 1 नंबर पर कितने कैरेक्टर के जीन है? 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर। तो तुम तो रोटोगे ये 1457 की क्रांति 2311 में खत्म हुई है। कुछ समझ में आई बात? 1400, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है खोपचे में लिख लेना भाई, समझ गए? अबे अभी रुक जा, अभी क्यों लिख रहा खोपचे में? है, सबर करो। अभी हाउ मेनी कैरेक्टर वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल? जीन ऑफ 7 कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन। इसका मतलब ये बात मेंडल के वर्क करने के 100 साल बाद पता लगी। मतलब इस बात को पता करने में 100 साल लग गए कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, इनके जीन 4 क्रोमोसोम पर है, और वो 4 क्रोमोसोम कौन कौन से? 1 पर, 1 पर, 4 पर, 5 पर, 7 पर। अब हमें ये निकालना कौन सा कहां, कौन सा? तो सबसे पहले सबसे सिंपल निकालेंगे, सीड शेप 7। चलो बोलो बच्चे, बोलो। तो इसको तो ठोको, SSS बोलो, मतलब सीड शेप। क्लियर? सीड शेप। अब हम उठाएंगे कलर के। हाउ मेनी करेक्टर ऑफ द कलर? 3 करेक्टर ऑफ कलर। कौन कौन सा? सीड कलर, पोड कलर। कलर के जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 और 5 पर है। कहां है? तो 4 पर कौन कौन से बच्चे अपने आप सामने आ गए। अब ऊपर से पहला कलर, नीचे से पहला कलर पहले पे है, तो बताओ ऊपर से पहला कलर कौन सा हो गया? फ्लावर कलर,
और सीड कलर, फ्लावर कलर और सीड कलर कहां है? तो फिर यहां कौन बच गया? बोलो, यहां तक कोई डाउट? उल्टा चलने, सीड शेप, सीड शेप, फ्लावर कलर 5, तो बाकी दोनों कहां गए? अबे फर्स्ट पर आ गए, कलर की बात कर रहा हूं अभी मैं फोर्थ पे आया ही नहीं हूं, अभी मैं 4 पे, अभी मैं उल्टा चल रहा हूं, सीड शेप, पोर्ड कलर, बाकी दोनों कलर। अब 3 करेक्टर बच गए आपके पास, ये गया, ये गया, ये गया, 3 करेक्टर कौन कौन से बच गए? इन तीनों के जीन 4 पे, इन तीनों में से 2 जीन क्लोज हैं, 2 जीन, और एक थोड़ा दूर है, 2 तो एक थोड़ा, तो इसको कैसे याद करेंगे? पोजीशन को दूर रखो, हाँ बेटा, पोजीशन की पोजीशन को, बाकी दोनों जीन क्लोज हैं, कौन कौन से क्लोज आ गए? हाइट एंड पोर्ड शेप, हाइट एंड, मतलब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखो, ये बताओ कि क्या वास्तव में मेंडलिज्म के अंदर, मेंडलिज्म के करेक्टर में लिंकेज है या नहीं है? बट मेंडलिज्म में रह के हम लिंकेज की बात, क्योंकि लिंकेज की कहानी कब आगे बढ़ेगी? जब हम फैक्टर को क्रोमोसोम पे पढ़ेंगे, फैक्टर को, और इससे मेंडल का कोई कंसर्न, ये बात तो 1900 के बाद शुरू हुई, ये बात हो, तो वो तो लिंकेज कॉन्सेप्ट 1900 से पहले आया, बाद में आया, जब सटन एंड बावेरी ने बता दिया, हेलो, जब सटन एंड बावेरी ने कि मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा है उसकी लोकेशन क्रोमोसोम में, तो फिर मॉर्गन आ गया, कौन आ गया? तो मॉर्गन ने बताया कि एक क्रोमोसोम पर एक करेक्टर का जीन नहीं है, बल्कि एक क्रोमोसोम पर तो हजारों करेक्टर के जीन। क्यों? मेंडल क्या कहता था? करेक्टर कंट्रोल बाय द फैक्टर ओब्लिक जीन, और सटन बावेरी ने क्या बता दिया? उन जीन की लोकेशन, मतलब हजारों करेक्टर के जीन कुछ क्रोमोसोम पर है, बात समझ में आई? हजारों करेक्टर के जीन, तो क्या समझ में आया? एक क्रोमोसोम पर एक ही करेक्टर के जीन है या कई करेक्टर के? तो वो क्या दिखाएंगे? लिंकेज। अब ध्यान से देखिए बताओ, मेंडलिज्म में लिंकेज थी या नहीं थी? लेकिन मेंडलिज्म में रह के हम लिंकेज को डिस्कस, क्योंकि मेंडलिज्म में से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना, लिंकेज की कहानी खुली 1900 के बाद, 1900 के, जब ये पता लगा कि मेंडलियन फैक्टर आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम, फाउंड ऑन द, तब तक तो मेंडल निकल चुका था, तब तक तो मेंडल। तो ये बताओ कि क्या यहां मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है या नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। मेंडल ने डाई हाइब्रिड का लिया था, सीड शेप एंड सीड कलर, क्या लिया था? चेक कर लो, दूर दूर तक लिंकेज नहीं है। सीड शेप का है और सीड कलर का है, दूर दूर तक लिंकेज, दूर दूर तक लिंकेज। हम मानते हैं कि अगर मेंडल कहीं ये कॉम्बिनेशन ले लेता तो यार उसे दिक्कत, लेकिन कहते मेंडल ने ये कॉम्बिनेशन लिया ही नहीं, और अगर लिया तो रिजल्ट मेंशन। यार मेंडल कहीं कहीं भयंकर लक्की भी था, बहुत भाग्यशाली था, बहुत। देखो कोइंसिडेंस क्या रहा, हाउ मेनी कैरेक्टर वाज सिलेक्टेड बाय द मेंडल, और पी प्लांट के एक सेट में कितने क्रोमोसोम निकले? तो साइंटिस्ट ने आराम से उसकी बातों को समझ लिया कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए, सातों के सातों अलग अलग क्रोमोसोम पे, मतलब आराम से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो क्या पता लगा कि 7 क्रोमोसोम पर नहीं है, वो तो 4 पर ही है, वो तो। फिर मेंडल का डाई हाइब्रिड देखा, मेंडल ने डाई हाइब्रिड में कौन कौन से कैरेक्टर लिए? सीड शेप एंड, वो तो क्लियर कट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है। हालांकि मेंडल को तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। अरे मेंडल को तो पता ही नहीं क्रोमोसोम क्या है, मियोसिस क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है। तो डीएनए की शुरुआत तो यार मेंडल के काम आने के बाद हुई है। मेंडल ने काम कब दे दिया? 1860, और डीएनए की तो शुरुआत ही 1860।
तो ये बताओ कि मेंडल गलत था या वो वक्त गलत था? मेंडल गलत था या मेंडल की बातें किसी को समझ में नहीं है? अब तुम मेंडल की सारी बातें आराम से समझ लोगे। क्यों समझ लोगे? तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी डिटेल पढ़ दी। तो हमारे लिए मेंडल की बातों को समझना बहुत आसान है या नहीं है? तो उस वक्त में जाके बताओ ना यार, जब मेंडल काम कर रहा था उस वक्त मेंडल की बातों को समझना आसान है या नहीं? आज आप फैक्टर का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकते हो। फैक्टर क्या है? जीन। जीन क्या सेगमेंट ऑफ, और तुम्हें आराम से पता लग गया। बट जब मेंडल ने ये बात बताई थी, डीएनए का था पता ही नहीं था। डीएनए का तो डीएनए की तो शुरुआत ही 1860, और तब तक तो मेंडल अपना काम। तो बताओ मेंडल गलत था या वो वक्त गलत था? मेंडल गलत था या मेंडल की बात किसी को समझ में नहीं है? तो लमसम भाषा में क्या मैं एक फाइनल बात ये कह दूं कि मेंडल का काम टाइम के कंपेयर में बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा। मेंडल की बातों को, मेंडल के नियम्स को, मेंडल के लॉ को हम आज बिना मियोसिस के, बिना क्रोमोसोम के, बिना डीएनए के समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। लेकिन जब मेंडल ने काम किया था तो तीनों में से कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं था, ना क्रोमोसोम, ना डीएनए, ना मियोसिस। तो लमसम भाषा में हम कह दें कि मेंडल का आईक्यू बहुत ही शार्प था। आईक्यू बहुत ही, या मेंडल का काम अपने टाइम के कंपेयर बहुत ही ज्यादा एडवांस था, बहुत ज्यादा। अब जिनको समझ नहीं आया मैं उनको भी गलत नहीं कह सकता। मतलब मेंडल ने कह दिया कि कैरेक्टर कंट्रोल बाय द फैक्टर, कंट्रोल बाय द। अब साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि मेंडल फैक्टर क्या किसको रहा है। मतलब मेंडल जिसको फैक्टर बोल रहा है वो फैक्टर क्या चीज है? तुम समझ सकते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें जीन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। क्यों? हमें डीएनए की फुल डिटेल पता लग चुकी है। लेकिन 1865 में जब मेंडल काम कर रहा था तो उसके फैक्टर के कॉन्सेप्ट को कोई समझ ही नहीं पाया कि मेंडल फैक्टर किसको कह रहे हैं, फैक्टर क्या चीज है, क्या आइटम है, क्या बल है, कैसे काम करता है। ये बातें किसी को समझ में, और जब समझ में नहीं आई तो क्या कहते, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और समझ में आया क्या कर गया। वास्तव में बाद में ये था मेंडल क्या कर गया। जब डिवरीज, कार्ल कोरेंस और शेमाक ने काम किया तो उन्होंने ये बोला कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो भाई वो कर गया। क्योंकि जब ये तीनों काम कर रहे थे तब तो सभी चीजों की डिस्कवरी आ चुकी थी। क्रोमोसोम पे काम हो चुका था, मियोसिस पे काम हो चुका था, और न्यूक्लिक एसिड की शुरुआत भी हो चुकी थी। लेकिन जब मेंडल काम कर रहा था तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी। तो इन तीनों ने मिलकर क्रेडिट दिला दिया यार, वो बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो काम कर गया जो आज भी हम यूज कर रहे हैं। आज भी हम जेनेटिक्स को समझने के लिए मेंडल्स लॉ ही यूज करते हैं। मतलब आज के 170 साल बाद, मेंडल के काम करने के 170 साल बाद भी हम जेनेटिक्स को समझने के लिए मेंडल्स के लॉ ही फॉलो करते हैं। किसके लॉ फॉलो कर रहे हैं? मेंडल का कोई नियम गलत नहीं था। मेंडल का कोई नियम, मेंडल ने जो भी शॉट मारा बाउंड्री के पार गिरा, जो भी शॉट मारा, और जब बाउंड्री के पार नहीं गिरा वो नो बॉल निकली, वो दोबारा मौका मिला। मेंडल बहुत जगह लकी था, लक फैक्टर भी उसका स्ट्रांगली काम करा। ये तो मैंने एक ट्रेलर दिया लक फैक्टर का, कि मेंडल को क्रोमोसोम कुछ अता पता नहीं था, और जब क्रोमोसोम के बारे में पता लगा तो मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड किया उसमें दूर दूर तक लिंकेज। अगर मेंडल बाई चांस ये कॉम्बिनेशन ले लेता तो कहीं ना कहीं गड़बड़। लेकिन ये कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन लिया? सीड कलर, जिसमें दूर दूर तक। क्लियर? नेक्स्ट लाइन। Gene of the seven character are located on the 4 chromosome. Gene of these 7 character are located on the 4 chromosome. It was later on confirmed by the Blixit. It was later on confirmed by the Blixit, Blixt. Later on confirmed by the Blixit. ठीक है लाला? इनमें से और इनमें से कुल मिलाकर एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन,
Which of the following is not a dominant trait, not a recessive trait? Match the following with respect to the chromosome. Match the following. या incorrect match? Incorrect? किसी ना किसी फॉर्म में एक क्वेश्चन फंस ही जाता है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इनमें से कुछ भी बना सकते हैं. मैच द फॉलोइंग करा लिया, क्रोमोसोम 1 4 5 7 इधर करेक्टर आ गया. फाइंड आउट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टर इन द क्रोमोसोम. करेक्टर इन द क्रोमोसोम. ये 3-4 करेक्टर दे दिए और क्रोमोसोम 4 के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी. कुछ भी, कुछ एक क्वेश्चन फंस जाता है. बना ले बाकी. थैंक यू. आज से मैंने लॉग आउट नहीं किया. एक गरीब आदमी ऐसे ही रह जाएंगे हमारे.